हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी का अगेन स्वागत है एक और चैप्टर की शानदार पॉडकास्ट सीरीज़ में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से द एक्सक्रिएशन एंड इट्स प्रोडक्ट वाले चैप्टर की पॉडकास्ट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर में से हम मिनिमम 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं हर साल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और क्विकली रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को, और मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही हम इस पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर में लिखा हुआ है द एक्सक्रिएशन एंड इट्स प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में इसे बोल रखा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रिएशन होता क्या है। देखो, एक्सक्रिएशन समझने से पहले आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेंस यानी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लाइक एज ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, और बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं। तो उसी के रिमूवल वाली प्रोसेस को, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सक्रिएशन बोलते हैं। आगे देखते हैं। और इनका एक्सक्रीशन होना क्यों ज़रूरी है? एक्सक्रीशन होना इसलिए ज़रूरी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कत ना हो। जैसे मान लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में आयंस का एक्युमुलेशन हो जाएगा तो हमारी बॉडी को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो एक्सक्रीशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। अगला एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीशन प्रोडक्ट, यानी वो कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालते हैं उसके बेसिस पे उनको 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। जैसे आपका अमोनोटॉलिज्म, यूरोटॉलिज्म एंड लास्ट इज आपका यूरिकोटॉलिज्म। तो यानी उनके बेसिस पे क्लासीफाई गया। अमोनोटॉलिज्म नाम से पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली जिनका आपका मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, आपका अमोनिया। अगर हम बात करते हैं, जो अमोनिया है ये आपका एक प्राइमरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। सबसे जो पहला आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, सबसे पहला जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजीनियस वेस्ट था वो आपका अमोनिया ही था। ये मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अमोनिया जो है वो रेडियली सॉल्युबल होता है, इसलिए इसके एक्सक्रीशन के लिए अच्छी खासी मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है। इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे मैं एग्जांपल बताऊंगा वो आपको डेफिनेटली पता होने ही चाहिए। तो देखिए, अमोनोटॉलिज्म में ऑर्गेनिज्म के नाम आएंगे आपके बोनीफिश, जिसको बेसिकली हम ऑस्ट्रिकथीज भी बोल देते हैं, और लार्वा ऑफ एम्फीबियंस। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक मैं बताता हूँ अमोनोटॉलिज्म की, दैट इज बाल से, BAL, दैट इज बोनीफिश, A फॉर अमोनोटॉलिज्म, L फॉर आपका लार्वा ऑफ एम्फीबिया। अगला है आपका यूरियोटॉलिज्म। यूरियो मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म आपका यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह निकालते हैं उनको बेसिकली हम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं अमोनोटॉलिज्म से थोड़ा, जब ऑर्गेनिज्म थोड़े मॉडिफाई हुए तो उनके अंदर एडेप्टेशन आई, जिसकी वजह से बेसिकली उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने की वाटर की नीड कम होती गई। ठीक है, और ये बन गए आपके यूरोटॉलिज्म, जो कि लेक्स टॉक्सिक होता है कंपेरेटिवली अमोनिया से। अमोनिया हाईली टॉक्सिक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, दैट इज आपका कार्टिलेजिनस वेस्ट। बस एक ही आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका यूरिकोटाइलिज्म। यूरिकोटाइलिज्म नाम से पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका आपका मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, आपका यूरिक एसिड होता है। आई रिपीट, नॉट यूरिया, यूरिक एसिड। यहाँ पर कंफ्यूजन रहती ही है यूरियो और यूरिको में। यूरिको से आप याद रखेंगे हमेशा यूरिक एसिड, और यूरियो से आप हमेशा याद रखेंगे यूरिया। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे अर्थोपॉड्स वाले और आपके एव्स वाले। अर्थोपॉड्स यानी वही जिनमें बेसिकली कॉकरोच, इंसेक्ट्स वगैरह जो आते हैं। एव्स यानी जो कि आपके पक्षी होते हैं, और रेप्टाइल्स जो कि आपके क्रीप और क्रॉलिंग कहते हैं। हालांकि मैं इनको एनिमल किंगडम में डिटेल फॉर्म में बताऊंगा इनकी क्लासेस के बारे में, लेकिन आपको ये पता होने ही चाहिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ बात कर लेते हैं अमोनिया के बारे में। मैंने आपको बता दिया, अमोनिया जो होता है आपका बेसिकली प्राइमरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जो कि बेसिकली सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कभी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। हालांकि कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में स्टोर हो ही नहीं सकता, लेकिन ये जो अमोनिया है ये किसी भी सिचुएशन में ये स्टोर ही नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर जो आपके आपके जो गिल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो फिश होते हैं, या जो आपके वो होते हैं फ्रॉग वगैरह, जो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, वो किस तरीके से इसका एक्सक्रीशन करते हैं,
वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ ये अमोनियम आयन होता है, दैट इज़ NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में उसको करते हैं डिफ्यूज्ड। आगे देखते हैं, या कह सकते हो आपका एक्सक्रीट करते हैं। आगे देखते हैं, यूरिया के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए आप सभी को। जैसे यूरिया की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया आपका एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है लीवर के अंदर। आई रिपीट, नॉट स्टोर्ड, ये प्रोड्यूस्ड होता है लीवर के अंदर। और कौन सी साइकिल की हेल्प से होता है, दैट इज आपका ऑरिथिन साइकिल की हेल्प से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी के फ्लूइड में ही प्रेजेंट होता है और किडनी मैट्रिक्स में, किडनी के यानी आप कह सकते हो आपके किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, अगला है आपका, कुछ और बातें बताता हूँ मैं एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। एनसीईआरटी में और दे रखा है डिटेल में, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में आएंगे, जैसे आपकी फ्लैटवर्म्स हो गया, ठीक है, और एनिलिड्स हो गए, सिफेलोकॉर्डेट्स हो गए, ठीक है, तो उनका आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है वो आपको पता होनी ही चाहिए। दैट इज आपका है फ्लेम सेल। नेफ्रिडिया जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो आपके एनिलिड्स के अंदर पाया जाता है और आपके अर्थवर्म्स के अंदर पाया जाता है। हालांकि अर्थवर्म आपका एनिलिड्स का ही एक एग्जांपल होता है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, ये आपका एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है, आपके अर्थपोड्स के अंदर। अगला है इसमें आपका किडनी। किडनी हमेशा वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाएगा। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, मैं इनको डिटेल फॉर्म में बताऊंगा, दैट इज एनिमल किंगडम में, तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इतना भी आपको पता होना चाहिए कि किडनी केवल वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, अगला है इसमें आपका एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपका क्रस्टेशियन लाइक वो होते हैं ऑर्गन्स, जिन एग्जांपल जैसे आपका कॉर्न्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का मेन जो फोकस है वो है दैट इज आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा कि मैंने एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि एक्चुअली में ये कहाँ की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली आते क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें आता है आपका पेयर ऑफ किडनी और आपका पेयर ऑफ यूरेटर, आपका एक यूरिनरी ब्लैडर, आपका एक इंफीरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना कावा। ये बेसिकली आपको दिख भी रहा होगा आपके राइट हैंड साइड पे। आगे देखते हैं, इसकी पोजीशन आपको बेसिकली पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट उठ के ही आता है। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी पोजीशन बेसिकली कहाँ होती है, इसकी पोजीशन होती है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा में बेसिकली प्रेजेंट होता है। और डिटेल में देखें तो बेसिकली ये 11th और 12th रिब्स के बीच में बेसिकली प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका छोटा सा दिख रहा है ब्लैडर, जिसके अंदर आपका यूरिन स्टोर होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आपका यूरिन, जो कि आपका नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। डिटेल में समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन को भी, लेकिन अभी इतना समझिए कि ब्लैडर बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपका यूरिन स्टोर होता है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बेसिकली 3 लेयर होती हैं, दैट इज आउटर, मिडल एंड द इनर। आउटर की अगर हम बात करते हैं वो बेसिकली फिब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। मिडल जो होती है वो आपकी स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। और इनर जो होती है वो होती है आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि क्या होती है एक्चुअली में स्ट्रेचेबल होती है। क्या होती है आपकी स्ट्रेचेबल। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको ये किडनी दिख रहा होगा, ये जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के बारे में हमें थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, किडनी आपको दिख ही रही हैं, ये बेसिकली रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर की होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये हर एक किडनी का साइज़ और आपका थिकनेस, विड्थ वगैरह आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं, हर एक किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ यानी उसमें होती है चौड़ाई में, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस मोटी होती है। ठीक है, और आपको वेट अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट लगभग इसका 120 से लेके 170 ग्राम होता है किसी भी एक हेल्दी पर्सन में। आगे देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले ही, हमेशा ध्यान रख लेना, किडनी का आउटर वाला जो हिस्सा होता है उसे बेसिकली हम बोलते हैं आपका कॉर्टेक्स, और इनर वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं आपका मेड्यूला। इतनी बात आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया भी था उसके फंक्शनिंग के टाइम पे। आगे देखते हैं, खैर आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक्चुअली में किडनी में होता क्या है जिसकी वजह से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। देखो, किडनी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं जो कि एक्चुअली में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। वही होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपका नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। उनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देते हैं, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये हर एक किडनी के अंदर 2 मिलियन अप्रॉक्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको वो दिख ही रहा होगा। तो ये आपका एक नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में आपको मैंने लेबल करके दिखा दिया है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, आपका इसमें होता है आपके एफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, आपका ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, देन आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, फिर आपका हेनलीज लूप, और यहाँ पर आपका डीसीटी होता है, और ये आपका एक कलेक्टिंग डक्ट जिसमें आपका यूरिन आपका स्टोर हो जाता है। आगे देखते हैं, मतलब स्टोर सॉरी नहीं, मतलब फॉर्मेशन होने के बाद जाता है आपका ब्लैडर की तरफ। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ बातें आपको बेसिकली इसमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन में, हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक ग्लोमेरुलस वाले हिस्से को अलग पढ़ेंगे और आपके रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से को अलग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस, एक्चुअली में ग्लोमेरुलस होता क्या है, देखो ग्लोमेरुलस जो होता है वो बेसिकली क्या करता है आपका, वो ब्लड के ब्लड वेसल्स के ग्रुप को बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के गुच्छे को बेसिकली हम क्या बोलते हैं आपका, वो बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलस, जिसमें बेसिकली क्या आता है आपका इम्प्योर ब्लड आता है विद द हेल्प ऑफ आपका एफेरेंट आर्टरियोल एंड द इफेरेंट आर्टरियोल। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल जब कभी भी आपका आपस में मिल जाता है, इस पूरे सेट को अगर हम बोलें, इस पूरे सेट को, तो बेसिकली हम बोलेंगे क्या, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ओके, आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स में, बेसिकली एक्चुअली में होते क्या है, रेनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं आपके दैट इज बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका दैट इज हेनलीज लूप, एंड लास्ट इज आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी बात आपको बेसिकली पता होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली कॉर्टेक्स में कौन सा है और मेड्यूला में बेसिकली कौन सा है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा मेड्यूला क्या होता है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हेनलीज लूप एंड आपका कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं, इन दोनों के अलावा सारे के सारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स और ये आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है आपका कॉर्टेक्स में, यानी आपका लूप ऑफ हेनले एंड आपका कलेक्टिंग डक्ट केवल और केवल आपके इनर साइड में बेसिकली प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ बातें देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, मैंने आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बता देता हूँ थोड़ा सा और। अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस, मैंने बता दिया, जो ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप को बोलते हैं, उसको बेसिकली हम और अच्छी तरीके से बोलें तो पता है उसके ग्रुप को हम एंडोथीलियम भी बोल देते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल को हम यहाँ पे आपका एंडोथीलियम भी बोल देते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको पैसेज ऑफ यूरिन भी बेसिकली पता होना चाहिए कि बेसिकली किस तरीके से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन यूरिन बनने के बाद बेसिकली आपके यूरेथ्रा तक कैसे पहुंचता है उसको बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे कलेक्टिंग डक्ट में बेसिकली आपका यूरिन बन जाता है, तो बनने के बाद वो एक डक्ट होती है जिसका नाम क्या होता है आपका रेनल पपीला। रेनल पपीला के बाद बेसिकली वो कहाँ जाता है आपका डक्ट ऑफ ब्लिनी में। डक्ट ऑफ ब्लिनी में जाने के बाद आपका माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स, फिर पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट इज आपका ये जो यूरेथ्रा जो आपका एक पॉइंट होता है वहाँ से आपका वो निकल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं बेसिकली फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो टाइप में, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड आपका जक्टा ग्लोमेरुलस या जक्टा मेडुलरी आपका नेफ्रॉन। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ आपके लूप ऑफ हेनले। ओके, अच्छा अगर हम बात करते हैं मोस्टली बेसिकली कौन से पाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रख लेना कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही मोस्टली आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं कंपैरेटिवली जक्टा मेडुलरी के। ओके, इसके बारे में कुछ आपको बेसिकली बातें पता होनी चाहिए। जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अगर हम बात करते हैं, ये 85% पाए जाते हैं, इनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। लूप ऑफ हेनले भी ऑब्वियसली बात है स्मॉल होगा, और ये मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स यानी आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कहते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट कहते हैं, तो वो जक्टा मेडुलरी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया, ये आपका डीसीटी होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमेशा ध्यान रख लेना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे बेसिकली होते क्या है, मैक्यूला सेल्स होते हैं और आपके जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं। इनका बेसिकली आपको फंक्शनिंग डेफिनेटली पता होना ही चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं जक्टा ग्लोमेरुलस सेल जो होते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, रिलीज कहते हैं रेनिन। आपको याद भी आ रहा होगा, मैंने आपका ये हार्मोन्स वाले चैप्टर में बताया था कि रेनिन बेसिकली क्या होता है। रेनिन आपका क्या मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो जक्टा ग्लोमेरुलस सेल है वो आपके इराइथ्रोपियोटिन हार्मोन को भी रिलीज करता है, नाम से बदला, जो कि बेसिकली करेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ आपका इराइथ्रोसाइट्स, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपका इराइथ्रोपियोसिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं वो बेसिकली कैल्सिट्रॉल नाम के एक हार्मोन को भी निकालते हैं, जो कि बेसिकली कहते हैं आपके फूड से कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन कराने में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं
आपका हाउ द यूरिन फॉर्म। यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर एनसीईआरटी में 3 स्टेप में बेसिकली दे रखा है, दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट इज आपका सीक्रेशन। एक एक करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा समझने में। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको बेसिकली हम आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा आपका एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड आपका इफेरेंट आर्ट्रियोल। होता क्या है यहाँ पर, जैसे बेसिकली आपका एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल से बेसिकली आपका ब्लड आता है, तो बेसिकली सबसे पहले ऑब्वियसली बात है वो किसके अंदर जाएगा, आपका ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जैसे ही वो जाएगा, तो वो जो ब्लड है वो ऑब्वियसली बात है वो अपना प्रेशर लगाएगा बाउमेंस कैप्सूल की तरफ, और ऑब्वियसली बात है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बाउमेंस कैप्सूल भी फिर आपका ग्लोमेरुलस के ऊपर वो लगाएगा आपका प्रेशर। तो नेट प्रेशर जो होता है वो बाउमेंस कैप्सूल की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो फिल्ट्रेट होता है, जो आपका इम्प्योर ब्लड जो होता है वो किसकी तरफ आ जाता है, दैट इज आपका पीसीटी में आ जाता है। अब जैसे ही वो बेसिकली पीसीटी में आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को समझने से पहले हमें एक्चुअली में यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ब्लड का फ्लो कितना होता है पर मिनट, कहाँ पर, आपके ग्लोमेरुलस पर। दैट इज वो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो होता है 1100 से लेके 1200 ml तक बेसिकली पर मिनट आपका ब्लड का फ्लो होता है। ओके और एक्चुअली में फ्लो ऑफ प्लाज्मा कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना, फ्लो ऑफ प्लाज्मा बेसिकली कितना होगा, दैट इज 650 ml होगा, 650 ml पर मिनट होगा। कहाँ से, आपका दैट इज ग्लोमेरुलस से बाउमेंस कैप्सूल की तरफ, हमेशा ध्यान रख लेना। अब इतनी कॉमन सेंस आप सब में होगी कि ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्पसेल्स भी होते हैं और आपके प्लाज्मा भी होता है। तो ऑब्वियसली बात है जो कर्पसेल्स होंगे जो कंपेरेटिवली बड़े होते हैं प्लाज्मा से, उनका तो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो किसका फिल्ट्रेशन होगा, दैट इज एक्चुअली में प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा। तो बेसिकली वो कितना होता है, जिसको बेसिकली हम आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, वो होता है आपका पर मिनट, वो कितना होता है, दैट इज आपका GFR, जिसको बेसिकली वो कितना होता है 125 ml होता है पर मिनट, उसी को बेसिकली आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के हिसाब से, तो पूरे दिन में तो 24 वो घंटे होते हैं, तो उस हिसाब से तो लगभग 180 ml बेसिकली हमारा वो इम्प्योर ब्लड निकलना चाहिए हमारी बॉडी से। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट के अंदर, उस पर्टिकुलर इम्प्योर ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि बेसिकली हमारी बॉडी को मैंडेटरी होती हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स का क्या होता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अब हम वहीं पर देख रहे हैं आपका दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद। तो जैसे ही आपका फिल्ट्रेट आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका फिल्ट्रेट आ जाता है, तो उस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम आपकी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। जैसे आपका ग्लूकोज होता है उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट के अंदर, अमाइनो एसिड्स होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस लाइक एज आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मैंडेटरी रोल प्ले करते हैं। एनायंस भी होते हैं जैसे बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अच्छा खासा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 70 से 80% आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं आपके ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं आपके माइक्रोविलाई होते हैं, जिसकी हेल्प से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एपिथेलियल सेल का, और रीअब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाता है। यहाँ से आपका एक असर्शन रीजन उठने के अच्छे खासे चांस रहते हैं हर साल। आगे देखते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आपका मेजॉरिटी आपका क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपका ब्लड जाएगा। तो जैसे ही आपका ब्लड यहाँ पर जाएगा, इम्प्योर ब्लड, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात लूप ऑफ फैनली का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, हेयर पिन, जो आपकी दादी अम्मा या मम्मी वगैरह जो लगाती होंगी, हेयर पिन जिसे कहते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, लूप ऑफ फैनली का। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं आपका डिसेंडिंग और इसे बोलते हैं आपका असेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। तो होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात यहाँ पर मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो किसके लिए इम्परिमेबल होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, दैट इज आपके जो कि वाटर में टूट जाते हैं अपने आयंस में। जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे केवल आपका सोडियम क्लोराइड, तो ये इम्परिमेबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कब, आपका डाउन द लूप
कह सकते हो। ओके, अच्छा, और परमेबल किसके लिए होगा? दैट इज वाटर के लिए। इसका अपोजिट ही अगर हम कर देंगे तो जब हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली परमेबल किसके लिए होता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इम्परमेबल किसके लिए होता है? आपका वाटर के लिए। ओके, हमेशा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कह सकते हो, या मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को नाम हम यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस से, दैट इज हाई टू लो। ओके, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसी वाले हिस्से को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा आपका? दैट इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। किसका? सोडियम का और आपका वाटर का। ओके, हमेशा ध्यान रख लेना। और यहाँ पर आपका बाइकार्बोनेट आयन भी आपका दैट इज रीअब्जॉर्ब हो जाता है। हमेशा ध्यान रख लेना, जब कभी आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो आप किसकी बात कर रहे होगे? यहाँ पर आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ही बात कर रहे होगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं आपके? दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं, लेकिन पीसीडी में क्या थे? आपके ब्रश बॉर्डर्ड। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका सोडियम और किसका होता है? दैट इज आपका वाटर का होता है। तो वो किस तरीके से होता है? मैंने आपको बताया था कि डीसीटी के पास क्या होते हैं? दैट इज आपके मैक्यूला सेल्स होते हैं। और मैक्यूला सेल्स बेसिकली क्या कहते हैं? उनकी वो किससे कनेक्टेड होते हैं? हाइपोथैलेमस से और आपका एडेनल ग्लैंड से। अब हमें पता है कि हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली क्या निकलेगा? आपका एंटी ड्यूरोटिक हार्मोन। और एंटी ड्यूरोटिक हार्मोन नाम से बदल रहा है, जो कि बेसिकली क्या करेगा? आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कैसे करेगा? पैसिवली करेगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, जो मैक्यूलर सेल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं किससे? एडेनल ग्लैंड से। और एडेनल ग्लैंड के कौन से? एडेनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुला से, जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलेगा? आपका एल्डोस्टेरॉन निकलेगा। और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? आपका एक्टिवली सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। ये वाली बात मैंने आपको पूरा फंक्शनिंग तरीके से बताया था आपका हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में। होप सो आपको इस समय में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब हो जाता है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट वाले हिस्से पे। तो कलेक्टिंग डक्ट में बेसिकली क्या होते हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के कुछ आपके रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से कुछ पानी का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी हो जाए और आराम से आपका यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका दैट इज, आगे देखते हैं आपका ये जो यूरिन बना है ये इतना डाइल्यूटेड होता है कि हमारी बॉडी से अच्छा खासा वाटर का लॉस करा देता है। तो इसके लिए बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऑब्वियसली एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से वाटर का कम लॉस हो पाए हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं दैट इज आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये इतना हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है जिसकी वजह से यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन अराइज होता ही होता है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें सबसे पहली बात, काउंटर करंट मैकेनिज्म में बेसिकली आपके दो ट्यूब्यूल्स पार्टिसिपेट होते हैं जिनके नाम होते हैं आपके दैट इज लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा बेसिकली होता क्या है? एक पेरिटेब्युलर कैपिलरी होती है जो कि लूप ऑफ हेनले के साथ ही होती है, ऊपर ओवरलैप होती है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्रामेट्रिकली दिखा रखा है, ये आपका वासा रेक्टा एंड आपका ये लूप ऑफ हेनले। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो यूरिन बना है वो हाईली डाइल्यूटेड होता है, तो उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए हमारी बॉडी में काउंटर करंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले हमारी बॉडी के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में जो आपका ऑस्मोलरिटी जो होती है किसकी? फिल्ट्रेट की, वो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 300 ऑस्मोल। ऑस्मोलरिटी होप सो आपको पता होगा, दैट इज मोलरिटी की बात चल रही है, नंबर ऑफ मोल्स आपके जो सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर के अंदर, उसी को बेसिकली आपको मोलरिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑस्मोलरिटी बोलूँगा। आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स वाले हिस्से में बेसिकली ऑस्मोलरिटी कितनी होती है आपकी? 300 ऑस्मोल। ठीक है, ओके। और इनर वाले में जाते जाते उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है? बढ़ती रहती है। वही हमें देखना है कि वो बढ़ती कैसे है। वैसे मैं आशा करता हूँ आपको बेसिकली मोलरिटी पता होगा कि मोलरिटी बढ़ना इन द सेंस आपका पानी की कमी होना, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कम होना। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे बेसिकली आपका जो फिल्ट्रेट है आपका डाउन द लूप आता है आपके लूप ऑफ हेनले में, तो बेसिकली वहाँ पर होता क्या है, डाउन द लूप में आपका वाटर का क्या होता है? आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके इससे, बोथ लूप ऑफ हेनले से भी और आपका वासा रेक्टा से भी, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है? बढ़ती है। ऑस्मोलरिटी बढ़ती है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बता दिया मैंने ये वाली बात, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बेसिकली आपका जो फिल्ट्रेट होता है वो आपका असेंडिंग लूप में जाता है, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली क्या होता है? आपका असेंडिंग लूप में बेसिकली होगा क्या? आपका NaCl का आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा, एग्जैक्टली NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन सेम द केस यहाँ पर बेसिकली जब आपका असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा होगा तो वहाँ पर भी बेसिकली क्या होगा? आपका सोडियम
क्लोराइड का क्या होगा, आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा। दोबारा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, जैसे ही बेसिकली आपका फिल्ट्रेट आया आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनली में, तो बताया था कि आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना है। तो सेम जब आपका डिसेंडिंग लूप होता है किसका, वासा रेक्टा का, तो उसमें भी आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जिसकी वजह से आपकी फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। ओके, लेकिन जब आपका फिल्ट्रेट आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में एंड आपका असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में, दोनों में क्या होता है, आपका सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से जो आपका डाइल्यूटेड आपका यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। और जैसे ही आपका जो यूरिन है वो इस वाले पोर्शन में आता है, जिसको बेसिकली आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं, तो वहाँ पर आके बेसिकली उसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से भी कम हो जाती है। ऑस्मोलरिटी कम हो जाना इन द सेंस आपकी वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाना। वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाना यानी वो कंपेरेटिवली पहले से डाइल्यूटेड हो गया, पहले से कंसंट्रेटेड हो गया, सॉरी पहले से क्या हो गया, आपका कंसंट्रेटेड हो गया, जो कि हमारी बॉडी का मेन इंटेंशन था। ओके, आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जब बेसिकली ये काउंटर करंट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा जो यूरिन होता है वो 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो पहले वाले से था। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए। क्या क्या, कि हमारी बॉडी में जो आपका ऑस्मोलरिटी जो होती है फिल्ट्रेट की, वो कितनी होती है, 300 ऑस्मोल। लेकिन डीसीटी ही वही हिस्सा है जहाँ पर आपकी जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी का जो फिल्ट्रेट वाला जो हिस्सा होता है, उसमें बेसिकली कितनी होती है, आपकी 200 ऑस्मोल। ये सारी बातें बेसिकली आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, जो कि बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी प्री मेडिकल में। आगे देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में जो किडनी जो फंक्शन करती है, अलग अलग सिचुएशन में किस किस तरीके से वो फंक्शन करती है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल फॉर्म में देखना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और होप सो आपको सही में आ रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ही है। इस चैप्टर में से जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो उसी कॉन्सेप्ट से आते हैं और किसी से आते ही नहीं है। वो तो बहुत बेसिक, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अगला है आपका दैट इज रेगुलेशन ऑफ आपका किडनी फंक्शनिंग। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आपका पहला केस। पहले केस में देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है या ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। फिर वही बात, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाना यानी इन द सेंस आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाना। ओके, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली होगा क्या, तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी सिचुएशन में पानी की कमी है तो हमारी बॉडी चाहेगी कि वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो। तो रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारी बॉडी किस पर अटैक करेगी, यानी किससे कोऑर्डिनेटेड होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो किडनी है वो किसको मैसेज करेगी, दैट इज हाइपोथैलेमस को। फिर वही बात, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली क्या निकलेगा, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बेसिकली क्या होता है आपका, दैट इज वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है आपका, दैट इज वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है इन द सेंस यानी जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, दबाए। तो उसकी हेल्प से बेसिकली क्या होगा, आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा जिसकी हेल्प से वाटर की कमी खत्म हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कभी कभी बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी में, जब कभी आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली आपका एक डायबिटीज टाइप हो जाती है, जैसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, मैंने डायबिटीज मेलिटस बताया था एट द टाइम ऑफ आपका हार्मोन फंक्शनिंग, लेकिन यहाँ पर मैं किडनी फंक्शनिंग में बता रहा हूँ आपका डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, जब कभी हमारा इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होता है किसका, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, तो जिसकी वजह से बेसिकली हमारी यूरिन में से अच्छी खासी मात्रा में आपका ब्लड का लॉस, सॉरी वाटर का लॉस होता है और हमारी बॉडी में आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका दैट इज रेगुलेशन ऑफ आपका जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, जिसको बेसिकली आपका रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं। हाईली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है और आएगा भी, ध्यान से देखिएगा। देखो, रेगुलेशन ऑफ जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स जो कि बेसिकली किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बताया था मैंने आपको, दैट इज डीसीटी के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक केस है कि जब कभी भी हमारी बॉडी में, पहले मैंने आपको बताया था ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इस बार हम क्या कर देंगे, ब्लड प्रेशर इफ इन केस बॉडी में डाउन हो जाता है या जीएफआर कम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे डीसीटी के पास जो आपके जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं वो बेसिकली किसको स्टिमुलेट करेंगे, दैट इज रेनिन को। रेनिन, नॉट रेनिन, रेनिन, ठीक है, नॉट पिरियोलिटिक एंजाइम, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा ये रेनिन, ये बेसिकली क्या करेगा, जो लीवर है, लीवर से आपका एक वो बनाएगा एंजिनोटेनिसिनोजन, जो कि आपका बेसिकली क्या होता है, आपका एक इनएक्टिव स्टेज में एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो रेनिन
की हेल्प से जो एंजियोटेंसिनोजन है वो बेसिकली क्या बनेगा आपका एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बन जाएगा। और एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बन जाएगा तो जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि बेसिकली लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो किस में बन जाएगा, दैट इज आपके एंजियोटेंसिन सेकंड में बन जाएगा। और जो कि एक्चुअली में क्या होगा, आपका एक्टिव होगा। आई रिपीट, सबसे पहले बेसिकली क्या होगा, आपका रेनिन बनेगा। रेनिन के बाद आपका जो आपका लीवर है, लीवर से आपका एंजियोटेंसिनोजन आपका रेनिन की हेल्प से फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, देन वो आपका सेकंड में कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम की हेल्प से, और वही आपका क्या होगा, फंक्शनिंग होगा या कह सकते हो एक्टिव होगा। और वो क्या होता है, आपका एक पावरफुल वासो कंस्ट्रक्टर होता है। फिर उसके बाद वासो कंस्ट्रक्टर होगा तो बेसिकली क्या करेगा, आपका GFR बढ़ाएगा। और ऑल्सो वो बेसिकली क्या करेगा, आपका कुछ हिस्सा वो एल्डोस्टेरोन की तरह भी बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। कैसे, बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आपका सोडियम आयन एंड आपका वाटर, ठीक है। और वो बेसिकली क्या देगा, आपका बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी में GFR को बढ़ाएगा या कह सकते हो आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसको रास बोलते क्यों भाई, रास इसलिए बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि इसमें सबसे पहले रेनिन आ गया, फिर उसके बाद आपका एंजियोटेंसिनोजन आ गया, फिर उसके बाद आपका एल्डोस्टेरोन आ गया, और S4 आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, दैट इज आपका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को बोलते हैं आपका ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इफ इन केस अगर ये रास इंक्रीज हो जाता है तो हमारे हार्ट की वॉल के पास बेसिकली क्या होता है, आपका एक फैक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, आपका एंटीगोनास्टिक फैक्टर, ठीक है। ओके तो बेसिकली वो क्या होता है, आपका वासो डायलेटर होता है जो कि बेसिकली क्या कहता है, सप्रेस करता है इन सारे फंक्शन की कोऑर्डिनेशन को। आगे देखते हैं। अगला है आपका मिक्ट्यूरेशन, जो कि आप डेली सुबह उठने से पहले या सुबह उठने के बाद करते होगे, ठीक है। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है मिक्ट्यूरेशन भी, लेकिन ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो मिक्ट्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, अब हमें पता है कि आपका यूरिन तो बन गया, यूरिन बेसिकली आपका ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो ब्लैडर में बेसिकली क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली किससे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो बेसिकली वो दो सिचुएशन में वर्क करेंगे, एक तो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, और एक है आपकी गलत, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या कहते हैं आपके, दैट इज इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी, पता होगा आपको, दैट इज सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। तो बेसिकली होता क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि बेसिकली करेगा आपका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान से देखना, बेसिकली जब आपका क्या सिंपैथेटिक सिचुएशन, सिंपैथेटिक यानी जब आपकी नॉर्मल सिचुएशन होगी, जब आपको लगेगा कि टॉयलेट अभी नहीं आ रहा, नॉर्मल सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिकली क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा किसको, फॉर्मेशन मतलब वो रिलीज ऑफ यूरिया, सॉरी इसको रिलीज ऑफ यूरिन को। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन होगी, पैरासिम्पैथेटिक इन द सेंस कि जब आपके पीछे शेर होगा या आप किसी के साथ भाग रहे होगे या आपके पीछे कुत्ता वगैरह पड़ा होगा इन द सेंस, तो बेसिकली वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा किसके, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और जिससे बेसिकली करेगा आपका, वो करेगा आपका दैट इज मिक्ट्यूरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें कुछ बातें बेसिकली इसमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो हम बेसिकली ऑब्वियसली बातें बेसिकली क्या होते हैं आपके यूरोटैल वो होते हैं हम, तो बेसिकली आपका इसका जो pH होता है यूरिया का, वो बेसिकली कितना होता है, 6 होता है, हाईली एसिडिक होता है इवन ये। और अगर हम बात करते हैं, हम जो एक्सक्रीट करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 ग्राम क्या होता है, यूरिया होता है। ध्यान रख लेना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें हम आखिरी इस छोटा सा टॉपिक है इसका, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी, या कह सकते हो डिसऑर्डर ऑफ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें केवल हमें दो पढ़ने हैं, दैट इज आपका रेनल कैलकुलाई एंड आपका ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। रेनल कैलकुलाई नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें आपके कैलकुलस बन जाते हैं हमारी किडनी के अंदर। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब कभी भी आपका इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज्ड बन जाते हैं या ऑक्सिलेट जिनको हम बोल देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जिसको बेसिकली हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, दैट इज पथरी बन जाती है। तो उस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं आपका रेनल कैलकुलाई। उसके लिए बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आती हैं, ठीक है, लेकिन ये एक विद द हेल्प ऑफ आपका एक्सरेज की हेल्प से निकल पाती हैं। आगे देखते हैं। अगला अगर हम देखते हैं आपका ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, आपका ग्लोमेरुलस का हो जाता है, ड्यू टू RBC फॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। So by this friends we have concluded the whole chapter of excretion and their elimination. आशा करता हूँ आपका चैप्टर आराम से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग होल पॉडकास्ट। मिलता हूँ एक और शानदार चैप्टर की पॉडकास्ट सीरीज़ में बहुत जल्दी। बाय बाय एवरीवन, बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।